गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया है और जिसमें हमने आपका 14th चैप्टर जो है वो 14वां अध्याय उसको हमने कर लिया है लगभग लगभग, है ना। सॉरी। इसमें मैंने आपको कहा था कि इसके हमने जो है वो दो कंसेप्ट कर लिए हैं। एक होता है माध्य और दूसरा होता है बहुलक। ठीक है, ये दो चीजें हम कर चुके हैं काफी अच्छे से। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं माध्यक की बात और क्वेश्चन नंबर 5 की बात। ठीक है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था उसकी। माध्य क्या होता है? तो किसी भी डेटा के लिए, किन्हीं भी आंकड़ों के लिए माध्य होता है उनका औसत। औसत क्या होता है कि जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उन सभी को पहले तो जमा कर लो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है हिंदी में प्रेक्षण। या आपने वैसे बताया था कि संख्या आपने कहा था, उसको आपने संख्या का नाम दिया था। जो आपको यहाँ पे आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे कि ये आपके लिए आंकड़े हैं, ठीक है, ये आपके लिए प्रेक्षण है, ये आपके लिए डेटा है, ऑब्जर्वेशंस है। तो इसको आप लिख सकते हो कि संख्या का योग या फिर संख्याओं का योग। जितनी भी संख्याएं आपको नजर आ रही हो उनको जोड़ दो। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, कि पहले तो संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए और देखिए कि नीचे इनके में है कितनी संख्या, कुल संख्या लिख देंगे। तो ऐसा करके आपका जो उत्तर होगा वो आपको मिल जाएगा, जिसे आप कहेंगे माध्य। और जो हमने बात की थी बहुलक के बारे में भी, बहुलक होता है वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार खुद को दोहरा रही होती है, उसे बहुलक कहा जाता है। ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आपको अपने आंकड़ों में नजर आ रही हो, ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो खुद को दोहराए या सबसे ज्यादा बार जो आपको आंकड़ों में नजर आए, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे डेटा के लिए क्या है, एक बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक और माध्य के जो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो बहुलक और माध्य के जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे माध्यक की बात। तो चलिए शुरू करते हैं माध्यक। उससे पहले अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ रखा है कि माध्य होता है संख्याओं को जोड़ो। जितनी भी आपको संख्याएं दी हैं, जितने भी आपको आंकड़े दिए हैं, उन सभी को जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए जितने वो हैं। जैसे कि अगर मुझे इसका माध्य निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इन सभी को पहले तो जोड़ दूंगी और बटे में लिख दूंगी 15, क्योंकि टोटल ये 15 संख्याएं हैं। और बहुलक की बात करें तो जो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बार नजर आएगा वो आपके लिए बहुलक होगा। जैसे कि इस आंकड़े के लिए बहुलक था 52, जो कि 3 बार हमें नजर आ रहा था। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है माध्यक। तो माध्यक, जब भी आपने किसी आंकड़ों का माध्यक निकालना हो तो उसमें दो केसेस आते हैं। पहला होता है जब आपके आंकड़े जो हैं वो सम संख्या वाले हों, और दूसरा होता है जब आपके आंकड़े जो हैं वो विषम संख्या वाले हों। ठीक है, तो दो तरह के केस होंगे। पहले यहां पर होगा सम संख्या और दूसरा होगा विषम संख्या। तो देखते हैं पहले सम संख्या और विषम संख्या को हम कहते क्या है इंग्लिश में। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर। हाँ, तो सम होती है ऐसी संख्याएं, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो इवन। और कहां से ये शुरू होगी? तो 2 से। ठीक है, जीरो। 2, 4, मैम दो 6, 8, ऐसे ऐसे। ठीक है, और बात करें हम विषम संख्या की, तो विषम संख्याएं होती हैं आपकी ऑड एक नंबर्स, जो कहां से शुरू जीरो। होती हैं? 1, 3, 5, 7, ऐसे कर कर। ठीक है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसको आप कहेंगे सम संख्या, इसको आप कहेंगे विषम संख्या। देखना क्या है, तो आपने देखना है कि आपके जो आंकड़े हैं वो किस तरह के हैं, उनमें जो आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है, संख्याएं दी गई हैं, वो कितनी है, सम संख्या वाली है, विषम संख्या वाली है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न नंबर 1 के बारे में, तो बताइए प्रश्न नंबर 1 जो है वो कैसा डेटा है, किस तरह के आंकड़े हैं, ये सम संख्या वाले या विषम? मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो नंबर है इन आंकड़ों की, इन ये कितने हैं टोटल? 10। है, तो ये किस में आएगा, मैम 10। केस नंबर 1 में या 2 इवन में? में। ठीक है, इवन में या फिर सम संख्या में? तो हम कहेंगे कि मैम सम पहला जो संख्या। सवाल है
उसके लिए क्या है, आपके जो संख्या है, ऑब्जर्वेशन जो है वो टोटल 10 है, तो हम कहेंगे पहला सवाल है सम संख्या वाला और दूसरा है 15, तो मतलब दूसरा सवाल है आपका विषम संख्या वाला। ठीक है, अब इनका माध्यक निकालने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, इनको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसका माध्यक कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। अगर आपको सम संख्या वाले आंकड़ों का माध्यक निकालना है तो आपको सभी को पता है कि सम संख्या 2 से शुरू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप सम संख्या के लिए माध्यक निकालेंगे तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक आपको निकालना पड़ेगा n/2th और दूसरा आपको निकालना पड़ेगा n/2 + 1th। ठीक है, इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि जब आपके आंकड़े कैसे होंगे, सम संख्या वाले होंगे, तो आपको निकालना है, आपको इसमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। दो चीजें क्यों निकालनी है, तो इसके लिए ट्रिक हमने ये बनाई कि सम संख्या या इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं, तो अगर आपका जो डेटा है, आपके जो आंकड़े हैं वो सम संख्या के हैं, तो आप दो चीजें इसके लिए निकालनी आपको होगी, एक n/2 n/2 और एक n/2 जमा 1 th। ठीक है, पहला ये हो गया। और बात करें अगर विषम संख्या वाले आंकड़ों की, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए बहुत आसान है, n/1 दोनों के बटा में 2। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनको आप एक जैसा मत समझना। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं इस केस की, तो इसमें आप n में 1 जोड़ोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से उसको आप भाग कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप n को 2 से भाग करोगे, फिर उसके उत्तर में 1 को जोड़ दोगे। सबको अगर ये समझ आ गया तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इस केस में क्या करना है, n में 1 को जोड़ना है और बटा 2 करना है। इस केस में क्या करना है, पहले भाग करना है। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं अच्छे से। देखो, हमने कहा कि हमें माध्यक निकालना है, सम संख्या के लिए माध्यक निकालना होगा तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, विषम संख्या के लिए माध्यक निकालना होगा तो आपको एक ये चीज निकालनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस केस में आपको n में 1 जोड़ना है और जो भी आपके पास नंबर आएगा उसको आप 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, n में 1 जोड़ो और जो भी नंबर आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन इस केस में क्या करना है, पहले n को 2 से भाग करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। अभी बताएं, अभी कोई डाउट? तो अब सवाल ये उठता है कि n क्या है, तो n आपकी होती है प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुल प्रेक्षण, कुल जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसको आप कह सकते हो n, कुल संख्याएं जितनी भी हैं उसको आप कहेंगे n। ठीक है, क्या कहते हैं आप, प्रेक्षण कहते हैं, संख्या कहते हैं, एक बार बता दीजिए जो भी आपने नोटबुक में लिखा होगा। संख्या। तो आगे देख लेते हैं, एक बार आगे क्या लिखा है, लिखते हैं ये, प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षण होता है ऑब्जर्वेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि n क्या है, n यहां पर प्रेक्षणों की कुल संख्या है। प्रेक्षण क्या होता है, तो प्रेक्षण होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो जो आपको यहाँ पे लिख रखा है 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन। जो आपको यहाँ लिख रखा है 29 32 48 50 x+2 72, ये सब आपके लिए प्रेक्षण है। तो प्रेक्षण की कुल संख्या जो है उसको हम डिनोट करते हैं n से। तो फटाफट से ये दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, इन दोनों को अभी हम यूज करके अपना माध्यक जो है वो निकालने वाले हैं हर एक प्रश्न के लिए। ठीक है, बहुलक और माध्य निकाल लिया था, आज हम सिर्फ माध्यक निकालेंगे क्योंकि माध्यक निकालने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग ही रहती है सबसे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम इस क्लास में अच्छे से सीखेंगे। अगर आपने ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, नोट कर रहे हैं तो नोट करने के बाद वाई टाइप कर लेना। ठीक है, ये जरूरी है कि n क्या है, तो n यहाँ पर प्रेक्षण की कुल संख्या है। तो अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि हमने यहाँ पर माध्यक के बारे में सीख लिया है, तो थोड़ा सा बच्चों क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, तो हमने माध्यक के बारे में ये सीखा कि माध्यक निकालने के लिए दो केसेस आपके सामने आएंगे। पहला केस, जब आपके प्रेक्षण की कुल संख्या सम संख्या हो, इवन नंबर हो, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में आप देख पा रहे हो, आपके पास टोटल 10 प्रेक्षण की संख्या है, 10 आपके पास डेटा है। ठीक है,
10 डेट आपके पास है, तो आपने जो है वो कहना कि ये जो है वो सम संख्या वाला केस है। और अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आपके पास जो है वो 15 है, प्रेक्षणों की संख्या, तो 15 मतलब कि ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो आपका यहाँ पर केस नंबर 2 लगेगा। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या होता है, आपको पता है कि सम संख्या 2 से शुरू होती है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने सम संख्या के लिए जब माध्यक निकालना है तो 2 चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, लेकिन विषम संख्या के लिए हम सिर्फ एक ही चीज निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, 2 चीजें हमने यहाँ पर लिखी है। एक हमने लिखा है n/2 + 1। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में n को 2 से भाग देंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो n में 1 की पहले जमा करेंगे, फिर उसको बटा 2 करेंगे। ठीक है, तो दोनों केस अलग अलग है, कब समझ आएंगे, क्वेश्चन करते वक्त आपको ये समझ आ जाएगा। n क्या है यहाँ पर, सबसे जरूरी n यहाँ पर प्रेक्षण की कुल संख्या है, जैसे कि ये 15 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इसको मिटाते हैं और करते हैं अपना सवाल। बाकी जिन्होंने नोट नहीं किया वो इसको जो है वो बाद में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो मुझे बताइए प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है। मैम 10। 10। ठीक है, आपको ये सवाल में दिया रहता है वैसे कितनी है प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो 10 है। तो आप समझ गए कि ये इवन है, ये सम संख्या है, तो इट मींस यहाँ पर जो है वो क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा n/2 और n/2 जमा 1। ठीक है, n होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या। लेकिन इसको निकालने से पहले एक और चीज है जो आपको करनी है, जो कि आपके माध्यक निकालने का स्टेप नंबर 1 होगा, कि आपने इसको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। क्या होता है आरोही क्रम, बताइए जरा। मैम पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। नहीं, आपने थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया, इसका उल्टा। आरोही से छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, आरोही क्रम पहले होता से है, पहले से हाँ, जब हम छोटे से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो इसके लिए आरोही क्रम है। अवरोही क्रम होगा बड़े से छोटा, लेकिन आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो जब भी आपको माध्यक निकालना है, नंबर 1 आपको अपने इन आंकड़ों को, इन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 के इस सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में। सबसे पहले मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे छोटा 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया। कितनी बार था, 0 एक ही बार था। उसके बाद 1 मुझे दिख रहा है, तो 1 मैंने लिख दिया। उसके बाद है 2। हाँ जी, कोई कुछ बोल मैम रहे हैं क्या। 9 मैम। ठीक है, और इसके बाद है 3। 3 कितनी बार है, बताइए जरा। 4 बार। 4 4 बार। बार। तो जब आप 3 लिखेंगे तो आपने 4 बार 3 लिखना है। उसके बाद 4 कितनी बार है, मैम 2 बार। 4 2 2 बार। बार। और 5 कितनी बार है, 1 1 एक। बार। बार। ठीक है, अब हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया है, लेकिन हमें पता भी तो लगाना है कि हमारा ये क्रम ठीक है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, इनको गिनेंगे। अगर ये 10 आए तो इसका मतलब हमारा क्रम बिल्कुल सही है, हमने कोई भी नंबर मिस नहीं किया। लेकिन अगर ये 10 नहीं आते हैं, 11 हो जाते हैं या 9 हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने कुछ गड़बड़ की है। तो जब मैंने इनको गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 आए, तो इट मींस हमने कोई भी गड़बड़ नहीं की। तो नंबर 1 आपने इसको आरोही क्रम में लिखा। फिर आपने देखा कि n जो है वो 10 है, 10 मतलब सम संख्या है। तो यहाँ पे सम संख्या के लिए जैसे माध्यक निकालने का आपको बताया है फॉर्मूला, वो यूज होगा। तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था वो लिख लीजिए कि अगर आपका n जो है वो सम संख्या होती है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, देखो 10 है ये। ठीक है, तो आप क्या क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे n/2 TH और n/2 जमा 1 TH। तो निकालिए फटाफट से। n/2 का मतलब है 10/2, क्योंकि n हमारे पास 10 है, तो यहां पर लिखिए 10/2 और इसके साथ में लगा लीजिए TH। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा।
10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 5। लेकिन ये 5 नहीं है, ये 5th है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि ये 5, वैसे आपने काटा तो 5 आया, लेकिन इसको आप 5 नहीं पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे कि ये 5th है, क्योंकि इसके ऊपर देखो TH लगा है। हम लिखते हैं ना 5th 6th 7th 8th, तो ये क्या है, ये हमारे लिए 5th है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो तो n/2 जमा 1 TH है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? n/2 का मतलब 10/2। 10/2 करेंगे तो पता है 5 ही आने वाला है ना। 10/2 है 5, तो ये आ जाएगा 5 जमा में 1 बराबर है, कितना आएगा? 6 6 या फिर 6th आएगा, ठीक है। 6th आ गया। चलो, अब ये जो हमने यहाँ पे 5th और 6th निकाला है, ये कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये 5th और 6th जो है वो जगह है, बैठने का प्लेस है, बैठने की जगह आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये जगह है, ये प्लेसेस है। किसकी? तो यहां पर हमें दिख रहा है कि यहां पर 10 जगहें थी, ठीक है। उसमें से बताइए 5th प्लेस पे और 6th प्लेस पे 5वीं जगह और 6ठी जगह कौन कौन से संख्याएं बैठी हुई हैं, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। 5वीं जगह पे 3 बैठा है और 6ठी जगह पर भी 3 ही बैठा है, तो हम कहेंगे कि 5th पे भी 3 और 6th पे भी 3 ही है, ठीक है। तो यहां से आपने अंकों को ढूंढना है। फिर से मैं दोहरा रही हूं कि जब आप इस n/2 और n/2 + 1 को निकालोगे तो वो आपकी संख्याएं नहीं होंगी, वो आपकी जगह होगी। उन जगह पे कौन संख्याएं बैठी हैं वो आपको यहां पर ढूंढना होगा। किस किस को ये चीज समझ आई? वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। कि इसको सॉल्व करके जो आएगा और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो नंबर नहीं होंगे, बल्कि वो जगह होगी। आपने इस डेटा में देखना है कि इनकी जगह पे कौन सी संख्या बैठी है। तो देखा हमने 5th पे भी 3 था, 6th पे भी 3 था, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर कि 5th पर भी 3 बैठा है, 6th पर भी 3 बैठा है। अभी इसका माध्यक नहीं निकला, अभी इसका माध्यक निकलेगा। इन दोनों का औसत निकाल लीजिए या इन दोनों का माध्य निकाल लीजिए। कैसे? तो 3 में 3 को जोड़ेंगे, ये कितने हैं, ये इनको गिनो, ये कितने हैं, ये 1 है या 2 है? 2 है। तो 3 जमा 3/2 करेंगे। हमेशा आपके पास 2 ही जगह आएंगी, तो आप क्या करोगे, 5th और 6th या किसी भी जगह पे जो भी आपके पास यहाँ पे जगहें आती हैं, उन जगहों पर जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं को हमेशा ही जोड़ना है और बटे 2 कर देना है। तो 3 जमा 3 होता है 6, 6/2। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो माध्यक कितना आ गया, तो माध्यक आपके पास 3 आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो हमें पहले ही पता था कि यहाँ पर माध्यक 3 ही आने वाला है ना, क्योंकि आपको देखने में ऐसा लग रहा था कि सबसे बीच में तो 3 है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर, अभी तो चलो यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, इसलिए आपका आंसर 3 आया। पर अगर ऐसा होता, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 5 होता, तो क्या तब भी आपका आंसर 3 ही आता? तब तो नहीं आता, तब कुछ और आता। या मान लो यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 6 होता, क्या तब भी माध्यक 3 आता? तो चेक कर लेते हैं। 5वीं की जगह पे 3 बैठा है, 6ठी की जगह पे 6 बैठा है, बटा 2 कर लो। 6 7 8 9, ये तो 9/2, ये तो कुछ ऐसा आ गया। इसको काटोगे तो दशमलव में आपका आ जाएगा, ठीक है। 4.5 ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो कभी भी सिर्फ देखने से ही ऐसा नहीं कहना है कि हमारा उत्तर तो 3 है। हमेशा आपको इवन के केस में चाहे कोई भी माध्यक हो, उस केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपका देखा जाएगा कि आपको फॉर्मूला लगाना आता है या नहीं, आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके फॉर्मूले की चेकिंग करने के लिए। और हाँ, ध्यान रखना है इसका कि दिखने में भले ही 3 दिख रहा था, उत्तर भी भले 3 ही आया, लेकिन फिर भी केसेस कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ये पूरे के पूरे स्टेप्स याद रहने चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का माध्यक। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो फिर से बच्चों आपके पास मौका है, आप पूछ सकते हो। लेकिन कोई डाउट अगर नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई अगर इसे नोट डाउन करना चाहता है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि n क्या चीज है। तो n है कुल संख्या, किसकी? प्रेक्षणों की। प्रेक्षण मतलब जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं उनमें कितनी संख्याएं हैं उसकी कुल संख्या। तो चलिए अभी इसको मिटाते हैं और करते हैं अपना अगला सवाल। इसको मैंने मिटा दिया यहां से। अच्छा, नोट डाउन कर दिया था सबने या फिर कोई नोट तो नहीं कर रहे? तो माइक ऑन करके बता दो।
Yes. आप नोट कर रहे हैं बेटा पूजा? अच्छा, माइक पे आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि प्रेक्षणों की संख्या आप मुझे बताइए कितनी है। प्रेक्षणों की संख्या फटाफट से कितनी? 10, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, 15, 15। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो n है वो 15 है। n 15 है, इसका मतलब n क्या है? सम है या विषम है? विषम, विषम है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा विषम। जो निकालने का फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हम वही करेंगे, माध्यक हमें निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए पहले तो इस पूरे डेटा को हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है माध्यक। माध्यक निकालना है जो सबसे बीच में होता है। इसके लिए हमें अपने पूरे इस आंकड़ों को जो है वो आरोही क्रम में रखना पड़ेगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो चलिए करते हैं शुरू और लिखते हैं इसको आरोही क्रम में। सबसे छोटा, अपनी किताब खोल के रखिए साथ में, सबसे छोटा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 39। तो यहाँ मैंने लिख दिया 39। कितनी बार है? तो मेरे हिसाब से एक ही बार है। एक बार। उसके बाद 39 के बाद 40 भी है। मैम 40। कितनी 2 बार है? बार, मैम 2 बार है। 2 बार। उसके बाद 40, 40 कट गया। मैम 41 41। भी है, वो एक 21, बार है शायद। मैम एक बार। एक बार, हाँ। उसके बाद 42 भी है। यस मैम। ये कितनी बार है? तो एक एक बार है। 43 मैम से एक ही बार। 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 46, मैम 46 46 है। कितनी बार है? तो ये भी एक ही बार मुझे दिख रहा है। मैम एक ही बार है। 39 नहीं है, 48 है, और 48 भी एक ही बार है। उसके बाद 49 40, नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 है, और ये यस कितनी मैम। बार है? 3 बार। मैम 3 बार। और उसके बाद मैम 52, 54 है। 52, 52 कट गया। 54, 54 है, 54, एक ही बार है। यस yes, मैम। और no, उसके बाद क्या है? मैम मैं 52 2 बार है, 54 2 बार है। नो मैम एक बार है। कौन सा बेटा 2 बार? कोई कह रहे हैं अभी 2 बार। 52 3 बार है, वो तो हमने गिना था, वो 3 बार आया था। ठीक है, 54 एक बार, उसके बाद 55 भी नहीं है, 56, 57, 58, सीधा 60 है। तो 60 भी एक बार है। उसके बाद है 62, और उसके बाद 62 भी कट गया, 60 भी कट गया, 96 और 98, 96 और 98। ठीक है। यस मैम। तो मैंने कहा कि हमने जब भी चेक करना हो सही है या गलत तो फटाफट से इसको गिन लिया करना है। कितने हैं ये? तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पूरे 15 आ गए। तो इट मीन्स हमने जो है वो कोई गड़बड़ गड़बड़ नहीं की, सब ठीक है। तो अब हमने देखा कि विषम थे, और विषम के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो विषम के लिए फॉर्मूला ये होता है कि आपका जो n है उसमें 1 को पहले जमा करो और बटे में 2 करो। ठीक है, तो हमारे पास n मतलब प्रेक्षणों की संख्या जो है वो 15 है। तो 15 में हम 1 को जोड़ेंगे, बटा 2 कर देंगे। 15 में 1 को जोड़ा तो आ गया 16, 16 बटा 2, और ये नंबर नहीं, ये भी क्या है? तो ये भी जगह आएगी कि कितने नंबर पे 8th। क्यों आया 8th? क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। तो हम ढूंढेंगे कि 8th नंबर पे कौन सी संख्या बैठी हुई है। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 52 थी जो 8वीं जगह पे बैठी थी, 8वें स्थान पर बैठी थी। तो हम कहेंगे इस पूरे आंकड़ों का जो माध्यक है वो 52 है।
ठीक है, माध्यक क्या है, 52 है। अब जब भी आपका केस विषम होता है जिसमें आपकी संख्या होती है 1 3 5 7, तो इसमें आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करना होता है, माध्यक नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी चीज जो बिल्कुल बीच में आ रही हो, जिसके राइट में भी सेम संख्या रहे और लेफ्ट में भी सेम संख्याएं रहे, उसी को हम माध्यक कहते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच हो। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखो इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ 7 संख्याएं। और अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो इस तरफ कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर भी 7 संख्याएं, यहां पर भी 7 संख्याएं, बीच में हमारा 52। तो हम कहेंगे ये ही इसका माध्यक है। ये कब करना है, जब आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, प्रेक्षण की कुल संख्या जब विषम होती है तब आप कर सकते हैं। जब आपका एक ही फॉर्मूला यूज होता है तब आप ऐसे देख के भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका जो आंसर हो, जो आपका ये प्रेक्षण की संख्या कभी भी सम संख्या हो, इवन संख्याएं हो 2 4 6 8, तो ट्रिक आपको मैंने बता दी है। सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं तो आपने माध्यक निकालने के लिए भी 2 चीजें निकालनी है, ठीक है। इससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी जो है वो हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी लगेगा ट्रिक की मदद से। तो ये था आपका माध्यक के बारे में, एक एक केस हमने कर लिया, ऑड का भी, इवन का भी, सम का भी, विषम का भी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है, आपको यहाँ पर खुद ये बता रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं इनका जो माध्यक है वो 63 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, ये आपसे पूछा। तो आपने देखा कि माध्यक दे रखा है, तो इसका मतलब माध्यक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो सवाल में तो दिया ही नहीं था, तो हमें खुद से गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेक्षणों की संख्या जो है वो 10 है, मतलब कि n जो है वो 10 है। 10 मतलब कि सम संख्या है, सम मतलब 2 4 6 8 वाली संख्याएं। तो इट मींस हमें यहाँ पर अगर माध्यक का फॉर्मूला लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। एक हमें निकालना पड़ेगा n/2th और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा n/2 + 1th। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे फिर से आपका ये 10 है तो 10/2 करेंगे तो आ जाएगा 5th, 5वीं टर्म, 5वां स्थान। और अगर n/2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 5 + 1 6th, ठीक है। तो 6th टर्म, ये सभी को समझ आ गया होगा यहां तक। इसको सॉल्व किया तो 5th, इसको सॉल्व किया तो 6th। अब देखिए 5th और 6th स्थान पर बैठे कौन कौन है, तो गिनते हैं। आरोही क्रम में पहले से रखा था तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान। 5वें स्थान पर आपका है x और छठे स्थान पर है x + 2, ठीक है। और हमें पता है कि माध्यक अगर निकालना होता है तो 5वीं और छठी जो हमारी टर्म है, 5वें और छठे स्थान की जो संख्याएं हैं उसका हमें औसत निकालना पड़ता है। तो जब आप इन दोनों का औसत निकालेंगे, x जमा 2 जब आप करेंगे तो इसके बटे में कितना आएगा, 2 2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि औसत में क्या होता है, 2 चीजें थी, इन दोनों को आपने जमा किया और बटा भी किससे करेंगे, तो 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व, और ये कितने के बराबर आएगा, तो हमें दे रखा है कि अगर ये भी माध्यक है, अगर ये भी आप क्या निकाल रहे हो, माध्यक निकाल रहे हो, और 63 भी अगर माध्यक है, तो इट मींस ये पूरी की पूरी चीज जो है वो 63 के बराबर ही आएगी। क्योंकि ये भी माध्यक है, ये भी माध्यक है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, अलग अलग तो नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, माध्यक का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर पहुंचे। सूत्र हमारे पास ये था और इसका मान भी दे रखा है, वैल्यू भी दे रखी है, वो है 63। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x जमा x करेंगे। अच्छा,
कभी भी इसको और इसको मत काट देना। अगर किसी बच्चे के मन में ये चल रहा हो कि 2 से फटाफट से दो को काट दो, तो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ऊपर वाली चीजें आपस में जमा हो रही होती हैं तो उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको 2 से 2 को नहीं काट सकते। अगर ये सारे गुना हो रहे होते तो काट सकते थे, लेकिन जमा या माइनस होता है तो ऐसे डायरेक्टली नहीं काटा जाता। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 2x जमा में 2 बटे में 2 बराबर है 63, और ये आ जाएगा 2x जमा 2, और ये जो नीचे वाला 2 यहाँ पर भाग कर रहा है बराबर है कि उस पार जाएगा तो गुणा कर लेगा 63 के साथ, और ये 2x जमा 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 63 में 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 आ गया। 2x को अकेला छोड़िए क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, 2x को मैंने अकेला छोड़ा, 2 इसके साथ यहाँ पे जमा कर रहा था, उस पार जाएगा बराबर है कि तो माइनस करेगा, 126 में से 2 माइनस किए तो 124 आ जाएगा, और x यहाँ पर 2x था, x को अकेला छोड़ दो बिल्कुल, 2 इसके साथ गुणा कर रहा है, तो जब बराबर है कि उस पार जाएगा तो जाकर के भाग कर देगा। तो कर लीजिए, 2 6 12, 2 दूनी 4, तो आपके पास जो 62 x है वो x की वैल्यू आपके पास आ गई 62। ठीक है, और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 x प्लस 2 की, x 62 है, 62 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 64। 64 64। ठीक है, लेकिन अब हम अगर इसका माध्यक चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या करना है, 5वें प्लेस पे x बैठा है मतलब कि 62 बैठा है, छठे प्लेस पे x प्लस 2 बैठा है मतलब कि 64 बैठा है। इन दोनों को जमा करके जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो देखिए माध्यक 63 आ भी रहा है या नहीं, तो जमा करो, 4 को 2 से तो 6, 6 को 6 से तो 12, और 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, तो जी हाँ हमारा माध्यक वापस से 63 हमें मिल गया। तो इट मींस x की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, आपको पहले से ही माध्यक दे रखा था, माध्यक का मान दे रखा था, तो जब भी आपको माध्यक का मान पहले से ही सवाल में दिया गया होगा, आपने माध्यक का सूत्र फिर भी लगाना है, क्योंकि इसकी मदद से ही आप अपने उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये, 3 आई थिंक। हाँ, तो किसी को क्वेश्चन नंबर 3 Yes, के ma'am. किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 2 2 मार्क्स के आ जाएंगे या 3 नंबर का आ जाएगा, है ना, जिसमें थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ता है। डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। माध्यक की मदद से x की वैल्यू को हमने फाइंड करना था, x आ गया 62 और x प्लस 2 आ गया 64। ठीक है, तो अभी करते हैं इसका अगला सवाल। आपको जो यहाँ पर, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया था, आंकड़ों का बहुलक निकाल लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि इस डेटा का, इस पूरे आंकड़े का क्या निकालिए, माध्य निकालिए। तो अभी तक हमने जो सवाल किए वो हमने ऐसे किए थे जो अवर्गीकृत थे, लेकिन ये जो है ये वर्गीकृत है, इसको इनका वर्गीकरण हो गया, इसकी सारणी बन चुकी है। तो अवर्गीकृत माध्य निकालना इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकते, पर हाँ इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समीशन ऑफ एफ आई, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका सूत्र है। इसमें जो ये आपको दिख रहा है उल्टा 3 भी आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, या फिर W को ऐसे लिख लो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, तो इसको हम कहते हैं समीशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है योग, कि पूरा टोटल करो, पूरा का पूरा जो योग है उसको आपने निकालना है, किस किस का, एफ आई और एक्स आई का और एफ आई का। तो अब एफ आई एक्स आई और एफ आई क्या है तो देख लेते हैं। जहां पर भी आपको संख्याएं दी जाएंगी, जैसे कि कर्मचारी की संख्या हो गई, बच्चों की संख्या हो गई, लोगों की संख्या हो गई, संख्या की बात जहां आती है उस कॉलम को हम एफ आई मानते हैं। नहीं इसको हम एफ आई मानेंगे। एक तो आपको पहचान आपने कर दी कि जिसकी संख्या दी जाएगी वो एफ आई होगा। दूसरी पहचान क्या है, जिसका योग दिया जाता है उसको भी आप एफ आई मान सकते हो। देखो इसकी, ये कर्मचारियों की संख्या है और इसका योग भी आपको दिया है 60, तो आप कहेंगे ये एफ आई है। तो दूसरा जो कॉलम बच गया उसको आप नाम दे देंगे एक्स आई का।
ठीक है। तो ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। तो आपको अभी के लिए दो चीजों तो मिल गई, एक्स आई आपको मिल गया, एफ आई आपको मिल गया, लेकिन आपको अब निकालना है एफ आई एक्स आई। इसका मतलब है कि एफ आई को एक्स आई में गुणा कीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना तो जमा है, ना तो माइनस है, ना तो गुणा है, ना तो भाग है। तो इसका मतलब ये आपस में पक्का गुणा ही हो रहे होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको फटाफट से। तो आपको इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 60 कर्मचारी हैं जिनका वेतन का माध्य आपको निकालना है, पर आपको जो बताया था वो बस ये बताया था कि वो 16 कर्मचारियों को 3-3 हजार दे रहे हैं, लेकिन 16 कर्मचारियों पर टोटल पैसा कितना खर्च किया ये तो उन्होंने बताया नहीं। इसका मतलब है कि कर्मचारी हैं 16, उनमें से हर एक को 3-3 हजार रुपए तो हम दे रहे हैं, पर टोटल की बात की है तो टोटल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? 16 में से अगर एक कर्मचारी को 3,000 रुपए दिए तो 16 कर्मचारियों को कितने रुपए मिलेंगे, उसके लिए कर देंगे गुणा। तो करिए, इसको गुणा करते हैं। मैम 48,000। 48,000। ठीक है, पहला आ गया 48,000। बाद में देखें तो 12 चौके भी होता है 48, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 48,000। उसके बाद आ जाएगा 50,000। उसके बाद आ जाएगा 8 छिके 48,000। उसके बाद 7 छिके 42,000। उसके बाद 8 चौके 32,000 और 9 तिये 27,000 और यहाँ पे 10,000 का 10,000। इनको जमा करेंगे नीचे, क्योंकि टोटल निकालना है, कुल योग निकालना है। इसका तो दिया था और इसका अभी हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 0,0,0 पाँच 3 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौके 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 50,000। ठीक है। 3 लाख मैम 50,000 3 लाख। 50 नहीं होगा, देखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,05,000। ठीक है, तो ये आपके पास जो निकला है इसे हम कहेंगे कि ये वाली चीज है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मतलब जब हमने इस एफ आई एक्स वाई कॉलम का जोड़ किया तो 3,05,000 मिला, तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे 3,05,000। और जो समीशन ऑफ एफ आई है वो है 60, तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर 60। ठीक है, अब इसको काट देते हैं फटाफट से। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 6 से इसको काटिए तो 6 पंजे 30 और 5 तो जाता नहीं है, तो यहाँ पर आपको 2 अंक एक साथ लेने पड़ेंगे, तो 0 लग जाएगा। और 6 36 6 42 8 6 48 49 50 2 बच गए, तो यहाँ चला गया और यहाँ पर आ गया 6 कम 6 6 दूनी 12। बहुत बड़ा आ रहा है। मैम 3 पे 18। हाँ, 6 3 18 और उसके बाद बच जाएगा 2, तो दशमलव लगा लेंगे, फिर ले लिया 20, तो फिर से 3 3 आता जाएगा एंड तक, क्योंकि फिर 18 आएगा, फिर से 2 बचेगा, फिर से 0 लेंगे, फिर से 18, फिर से 2 आएगा, तो ऐसे करते करते आपका चलता रहेगा। तो बताइए ये कौन सा दशमलव प्रसार है? दशमलव प्रसार कौन सा है, इतना बता दीजिए। अनशानी। अनवसानी और आवर्ती। ठीक है, तो बस इसमें हम इतना ही करेंगे, ज्यादा इसमें नहीं करेंगे। वैसे अगला सवाल भी देख लेते हैं एक बार, तो उसको वो तो ऐसे थ्योरी ही है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि माध्य कब निकाला जाता है किसी भी माप का? तो जब आपके जो प्रेक्षणों के बीच में जो गैप होता है वो कम हो। जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखी है जो है 10 20
30, 35 ऐसी जो है वो पास पास वाली जब आपको प्रेक्षण मिलते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप उसका माध्य निकालेंगे, तब माध्य उसके लिए उपयुक्त माप होगा। लेकिन जब आपके जो ये डेटा होगा, प्रेक्षण होगा, इनका बीच का जो गैप है जब वो दूर दूर हो जाए, जैसे कि 90, यहाँ पर 128 और यहाँ पे मान लीजिए 400, तब आप क्या निकालेंगे, तब आप माध्यक निकालेंगे। जब आपके प्रेक्षण के जो गैप है वो पास पास रहेगा तो आप निकालेंगे माध्य, लेकिन जब वो दूर दूर होंगे एक दूसरे के तो आप निकालेंगे माध्यक। तो ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो चलिए ये वाला चैप्टर भी आपका पूरा खत्म हो चुका है। 14 पॉइंट तो हमने अभी छठा चैप्टर कर लिया है और 14वां भी कर लिया है। 2 ही चैप्टर अभी हमने किए, या इसके अलावा भी कोई और किया था? नहीं, ये 2 ही किए हैं। तो आज से हम करने वाले हैं एक और चैप्टर शुरू, जो कि है 13वां अध्याय, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, चलो तो इसका करते हैं हम थोड़ा सा, पहले तो समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या है। सबसे पहले चीज आपको पता है कि आपने कुछ आकृतियां पढ़ी हैं, जैसे कि ये हो गया, इसे आप कहते हैं आयत, ये हो गया, इसे आप कहते हो वर्ग, और इसे आप कहते हैं त्रिभुज, और इसे आप कहते हो वृत्त। ठीक है, ये कैसी आकृतियां हैं? ये 2D शेप्स हैं, इनको हम कहते हैं 2D या द्विविमीय आकृतियां। इन्हीं आकृतियों से मिलकर के कुछ अन्य आकृतियां बनती है, जिनको हम नाम दे देते हैं 3D शेप्स का। तो देखते हैं 3D शेप्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे वो बनाई जाती है। तो पहले हम घन और घनाभ के बारे में ही पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले बना लेते हैं फटाफट से एक घन। तो ये अभी एक घन यहाँ पर बनने जा रहा है। घन के बारे में कुछ चीजें हैं जो आप सीखेंगे, जो आपके लिए जरूरी भी होंगी। चलो, ये एक घन है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि घन जो है वो किस द्विविमीय आकृति से बनी है? वृत्त से, त्रिभुज से, आयत से, वर्ग से? मैम वर्ग से। वर्ग से। ठीक है, घन जो आपका बनता है वर्ग। बच्चों वो बनता है वर्ग से। मुझे इस आकृति को देखकर ये बताइए कि कुल कितने वर्ग लगे और हमारी ये आकृति बनके तैयार हुई? 6। 6। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे चार ही वर्ग हैं, लेकिन बच्चों 4 नहीं होते, 6 होते हैं। कैसे, आपको भी पता लग जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि घन की कितनी सतहें हैं या कितने पृष्ठ हैं, तो कितने होंगे? पृष्ठ। तो कंपेयर करो। मान लो मैं पूछ रही हूं कि आपके कमरे में कितनी सतहें हैं। आपको कमरे में कितनी सतहें दिख रही है? जैसे कि मुझे दिख रही है एक सामने अपने दीवार, वैसे आपको अपने कमरे में कितनी सतहें नजर आ रही है? 6। बिल्कुल सही, 6 आपको नजर आ रही है। आपको दिखा कि आपके कमरे में 4 तो दीवारें हैं। ठीक है, 4 तो उसमें दीवारें हैं, एक उसमें क्या है बताओ? 4 दीवारों छत। के साथ एक एक आपके छत। पास छत है, और एक क्या है? फर्श। फर्श है। ठीक है, तो अब देखिए कुल मिला के कितनी हो गई? 4, 5, 6, 6 सतहें हैं आपके कमरे में। तो आपका घन और घनाभ क्या है? एक कमरा ही तो है। एक तरह से देखा जाए तो कमरे की तरह ही लग रहा है ना, कि ये इसकी दीवारें हैं, ये छत है, ये इसका फर्श है और कमरा बन गया। तो घन और घनाभ को कभी भी आपने किसी से इसकी तुलना करनी हो तो कमरे से इसकी तुलना कर लेना। जिस कमरे में आप एग्जाम देने बैठे हो उसको भी ध्यान से देख लोगे तो आपको वहां पे भी 6 सतहें ही नजर आएंगी। तो हम कह सकते हैं पहली चीज, घन बनता है वर्ग से। कितने वर्गों से? 6 वर्गों से। कितनी इसमें सतह होती है? तो 6 ही सतहें होती हैं। कौन कौन सी? एक होगी सामने वाली, एक होगी पीछे वाली। ठीक है, एक इसके सामने, दूसरी इसके पीछे। सामने और पीछे का देखें तो एक होगी इसके लेफ्ट में, एक होगी इसके राइट में। ठीक है,
दो दो चार हो गई, और एक होती है ऊपर और एक होती है नीचे, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 सतहें होती हैं किसी भी घन और घनाभ में। अब बात कर ले हम इसके किनारों की, कि घन के कितने किनारे होते हैं। तो किनारों का सीधा मतलब होता है कि कितनी भुजाओं से मिलकर के आपका ये घन बना है। ठीक है, नंबर ऑफ भुजा, नंबर ऑफ साइड जहां पे पूछे गए हैं, किनारों का मतलब भुजा ही होता है। तो देख लेते हैं इसको काउंट करके। 4 भुजाएं आपकी सामने वाली दीवार के पास है, और 4 ही भुजाएं आपकी पीछे वाली दीवार के 12 पास। ठीक है, तो 4 तो ये हो गई। अब आपकी कोई भी भुजा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो 4 4 8 तो ये हो गई। उसके बाद एक ये बच रही है, एक ये बच रही है, एक ये बची और एक ये बची, तो कितनी हो गई? 12। तो आपके 12 जो घन के किनारे कह लो या घन के जो है वो भुजाएं कह लो, वो 12 होती है, जो कि घन और घनाभ दोनों में सेम होती है। ठीक है, यहां से आगे, यहां से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो घन में भी होंगी और घनाभ में भी होंगी, कि 12 इसके किनारे होंगे। बात करें शीर्ष की, तो घन और घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो शीर्ष क्या है? हमने पढ़ा था रेखा और कोण में, ऐसा बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर के मिलती हैं, भुजाएं आकर के मिलती है, उसे शीर्ष कहा जाता है। मैं अगर देखूं तो मुझे दिखा एक शीर्ष यहाँ है, क्योंकि एक भुजा यहां से आई, एक यहां से आई, एक यहां से आई और इस पर जाके मिली, तो ये एक शीर्ष हो गया। वैसे ही गिनते हैं कितने शीर्ष हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो कितने शीर्ष हैं एक घन और घनाभ में? तो 8 शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये लिख 8 लीजिए फटाफट से। घन के बारे में ये चीजें लिख लीजिए कि घन वर्ग से बनती है, 6 वर्गों से बनती है, 6 सतहें होंगी, 4 दीवारें, एक छत, एक फर्श, और इसके किनारे होते हैं 12, इसके शीर्ष होते हैं 8। अगर लिख लिया है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूलों की। क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पर? इसको मिटाते हैं। अच्छा सॉरी, मिटाना नहीं था। तो अगर घन वर्गों से मिलकर के बन रहा है, तो मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फटाफट से, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के पास होती है भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा हम करेंगे, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा में भुजा की गुणा कर दो, तो वो आपकी इसका क्षेत्रफल बन जाता है। तो अगर x गुणा x को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो भुजा गुणा भुजा को हम भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब मुझे बताइए कि अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है, तो आपका घन तो 6 वर्गों से मिलके बना है, तो घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कितने वर्गों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? 6 वर्गों का। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर अगर आपका एक घन 6 वर्गों से मिलकर के बना है, और अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, क्या करेंगे? 6 से उसकी गुणा कर देंगे, तो एक 6 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और 6 वर्गों से मिलकर के बनता है घन, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होगा। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, आपको ये कहता है कि जितने भी इस घन में पृष्ठ हैं, सबको पता है 6 ही पृष्ठ हैं, 6 ही सतहें हैं, तो उन सभी का क्षेत्रफल निकाल के जब आप उनको जमा कर दोगे, वो आपके घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इट मीन्स 6 गुणा भुजा स्क्वायर क्या होगा? आपके
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बात कर लेते हैं सवालों की। तो पहला सवाल आपको कुछ इस तरह का आएगा या आता होगा कि मान लो ये एक गिफ्ट है, आपने इस गिफ्ट को रैप करना है गिफ्ट पेपर से। तो जब आप किसी भी गिफ्ट को रैप करते हो गिफ्ट पेपर से, आप उसकी कितनी सतहों को गिफ्ट पेपर से ढकते हो? एक को, दो को, तीन को, सभी को, या किसी को छोड़ते हो? मतलब जो भी आपका आंसर है। मान लो ये गिफ्ट है, ये कोई डब्बा है गिफ्ट का, आपने इसको गिफ्ट पेपर से रैप करना है, तो कितनी सतहों को आप रैप करोगे? सभी को या किसी एक को छोड़ देते हो? मैम सभी को। सभी सभी को को। करते हो, ठीक है। और ये भी घन के आकार का है, तो अगर आप पूरे के पूरे घन का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी सवाल में, तो क्या होगा? तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, जब आप 6 की 6 सतहों को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, कि दूसरा किस तरह का सवाल आता है। दूसरा सवाल आपको इस तरह का आता है कि अब मान लो ये कोई गिफ्ट नहीं है, मान लो ये एक कमरा है, और आप कह रहे हैं कि मैंने अपने कमरे की सिर्फ 4 ही दीवारों को पेंट करना है। एक हो गई सामने वाली, एक हो जाएगी पीछे वाली, ठीक है, और एक हो जाएगी इसके लेफ्ट वाली, और एक हो जाएगी राइट वाली। तो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 4 ही दीवारों को रंग करना है और हमने किसी को भी रंग नहीं करना है। ना तो हम अपने छत को कलर करेंगे, ना ही हम अपने फर्श को कलर करेंगे, हम सिर्फ 4 ही सतहों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बताइए आपकी नजर में क्या एरिया, क्या क्षेत्रफल जो है वो आना चाहिए? जब आपकी 4 सतहें यूज होंगी, इसका मतलब 6 वर्गों से आपका घन बना है। अब आप 4 सतहों को यूज कर रहे हैं, तो मतलब आप 4 ही वर्गों को यूज कर रहे हो। तो 4 वर्गों के लिए जब क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फटाफट से बताओ। 6 के लिए अगर 6 गुणा भुजा स्क्वायर है, तो 4 के लिए क्या होगा? नहीं बेटा, ये घनाभ की बात आप कर रहे हैं, घन का मैंने पूछा है। 4 साइड। साइड नहीं, पूरा अगर आप बोले तो मैम 6a² 4 गुना भुजा का स्क्वायर। 4 गुना भुजा को। देखो 6a² नहीं होगा, 6a² तब यूज होगा जब आप अपने पूरे घन का इस्तेमाल करोगे, 6 की 6 सतहों का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि गिफ्ट रैप करने के लिए आपने 6 की 6 भुजाओं का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने अपने कमरे की सिर्फ 4 ही दीवारों को पेंट करना है, सिर्फ 4 ही सतहों को मैं पेंट करूंगी, छत भी छोड़ दूंगी और फर्श भी छोड़ दूंगी, तो मतलब 4 सतहें यूज हो रही हैं। जहां पर भी 4 सतह यूज होती है वहां पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो ना मैंने 6 यूज करनी, ना 4 यूज करनी, अब मैं 5 सतहों को यूज करूंगी। मैं कह रही हूं कि मैंने 4 दीवारों के साथ छत को भी कलर करना है। तो अब बताइए इस 5 सतहों वाले घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 गुना भुजा का स्क्वायर। 5 बिल्कुल सही, गुना भुजा बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर। 5 गुना भुजा का स्क्वायर, क्योंकि हम अब 5 को ही यूज कर रहे हैं। तो ये होते हैं 3 तरह के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सवाल आपको नहीं दिखेगा। या तो आपको घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, या तो आपको घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, या तो 5 सतहों वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वो आपको सवाल में ही दिया गया होगा, वो आपको सवाल देख के पता लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सवाल में पूरे घन का इस्तेमाल हो रहा है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगा लेना। अगर आपको लग रहा है कि 4 ही सतहों की बात हो रही है, तो पार्श्व लग जाएगा। और लग रहा है कि 5 सतहों की बात हो रही है, तो 5 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ये थे आपके घन के बारे में। तो अभी इसके बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आपने सीखा कि ये जो फॉर्मूले हैं ये कहाँ से बने हैं। अब आप कभी भी इन फॉर्मूलों को खुद से बना सकते हो। कहां से बना? तो बस वर्ग के क्षेत्रफल से। आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता था, एक वर्ग का क्षेत्रफल पता है, 6 का निकालने में आपको आ जाएगा, 4 का निकालना आ जाएगा, 5 का निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब देख लेते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में कुछ चीजें थी जो घन की तरह ही थी, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे।
पहले तो देख लेते हैं कि घनाभ दिखता कैसा है। तो घनाभ कुछ इस तरह का दिखेगा। तो देख के आपको पता लग गया होगा घनाभ किससे मिलकर बना हुआ होता है। बताओ कौन सी आकृति है ये? मैम आयत। 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 ठीक है, तो घनाभ आपका बनता है आयत से। कितने आयत लगेंगे? तो जितने वर्ग लगे थे घन को बनाने के लिए उतने ही आयत लगेंगे घनाभ बनाने के लिए। कितने? 6। 6 आयत। तो इसके भी कितने पृष्ठ हो जाएंगे? इसके भी 6 पृष्ठ हो जाएंगे। मैम ठीक है, 6। अब मुझे बताइए कि घनाभ सॉरी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखो आपने कहा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से हमने सीखा कि आयत के पास एक समय पर दो ही चीजें हो सकती हैं। जैसे कि इसके पास लंबाई है, इसके पास चौड़ाई है। ठीक है, दो चीजें इसके पास है, लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन जो हमारी 3D शेप्स होती हैं, जैसे कि घनाभ एक 3D शेप है। घनाभ बना बेशक आयत से है, पर फिर भी इसके पास 3 आयाम होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। तो जो सबसे लंबी भुजा आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है कि ये लंबाई है। जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ को जाती हुई दिख रही है इसे कहा जाता है ये ऊंचाई है। और जो आपको ऐसी कोने में तिरछी नजर आती है इसे कहा जाता है कि ये चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन आयत के पास एक समय पर दो ही चीजें हो सकती हैं और यहाँ पर 6 आयत हैं। तो इन 6 आयतों के पास या तो लंबाई चौड़ाई होगी, या तो चौड़ाई ऊंचाई होगी, या तो ऊंचाई लंबाई होगी। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा आयत नहीं दिखेगा जिसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। चाहे तो चेक कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आ गई तभी आप इसका फॉर्मूला बनाना आसानी से सीख पाएंगे। तो मैंने कहा अगर आप सामने वाले आयत को देखो, सामने वाली जो आपके इस घनाभ की दीवार है और पीछे वाली जो इस घनाभ की दीवार है, इन दोनों के पास कौन कौन से आयाम है? बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से इनके पास क्या क्या है? चौड़ाई। नहीं बेटा, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। सबसे लंबी रेखा को हम कहते हैं कि ये लंबाई है और जो नीचे से ऊपर को जाती है ये कहते हैं चौड़ाई है। तो अगर किसी आयत का क्षेत्रफल सॉरी ऊंचाई कह रहा है कि उसके जो दो आयाम हैं उनको गुणा करके उसका क्षेत्रफल आता है, तो बताओ मुझे सामने वाली इस दीवार का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्या आएगा? मैम कौन सी? सामने वाली, आगे वाली। अगर इसके पास लंबाई और ऊंचाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा ऊंचाई, बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई, आगे वाली का भी और पीछे वाली का भी लंबाई गुणा ऊंचाई। वैसे अगर मैं बात करूं कि ऊपर वालों को, अब देखते हैं जो ऊपर वाली सतह है, जैसे कि ये है आपकी ऊपर वाली सतह और ये है आपकी नीचे वाली सतह। तो बताइए इन दोनों के पास कौन कौन से आयाम है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई बिल्कुल चौड़ाई। सही। एक तो इनके पास लंबाई है और एक इनके पास ये चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई L और ये चौड़ाई। तो ऊपर नीचे वालों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर वाले का और नीचे वाले का भी लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर हम अगल बगल की बात करें तो ये है आपका अगल बगल। चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो चौड़ाई अगर हम ऊंचाई। बात करें दाएं बाएं की या इधर उधर की, यहाँ पे मैंने लिख दिया है दाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाया। तो इनकी मैं बात करूं तो इनके पास एक तो ऊंचाई है और एक चौड़ाई चौड़ाई और है। एक तो इसको हम लिख चौड़ाई। सकते हैं चौड़ाई गुणा ऊंचाई और यहाँ पर चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसका फॉर्मूला भी बना पाओगे, जो कि हम सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इस फॉर्मूले को सीख करके बाकी आकृतियों के फॉर्मूले भी सीखेंगे, फिर इकट्ठे ही सभी के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि समय कम है, 2 ही क्लासेस हमारे पास अब बचती हैं। तो उसमें किसी तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। तो पहले सभी आकृतियों के बारे में सीखेंगे, उनके फॉर्मूले सीख लेंगे, फिर साथ में ही सबके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।